अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात बज़ाहिर उनमें ताअत्तुल है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो बैकग्राउंड डिप्लोमेसी है उसके दरवाजे बंद नहीं होते और वो कनेक्शंस और वो सिलसिले अभी भी जारी हैं। लेकिन एक वाज़ेह तब्दीली जो आई है वो ईरान की अप्रोच में है और ईरान ने अब शटल डिप्लोमेसी का सहारा लिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची, उन्होंने इस डिप्लोमेसी का आगाज़ पाकिस्तान से किया। जुमे को रोज़ वो पाकिस्तान आए, यहाँ उनकी अहम मुलाकातें हुई। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद वो दूसरे पड़ोसी मुल्क मस्कत गए, ओमान गए, जहाँ मस्कत में उनकी मुलाकात हुई मस्कत के वज़ीर ख़ारिजा से। फिर वो दोबारा पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के बाद अब वो मॉस्को पहुँच चुके हैं। इस वक्त वो रशिया में हैं। साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो ख़ित्ते के दीगर ममालिक हैं, अहम ममालिक हैं, उनके भी जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ अब्बास इराक़ची के राब्ते बहाल हैं और उनसे भी गुफ्त व शनीद का सिलसिला जारी है। ईरान इस वक्त शटल डिप्लोमेसी को क्यों तरजीह दे रहा है, ये एक बुनियादी नुक्ता है। साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल है, क्या ईरान ख़ित्ते के ममालिक से वो भी तस्लीम करवाना चाहता है। ये भी एक अहम सवाल है कि क्या अमेरिका के साथ जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं बैकडोर चैनल से, उस पे ईरान इन ममालिक को ऑन बोर्ड रखना चाह रहा है। ये बहुत से क्वेश्चंस हैं। बहरहाल ये जो डिप्लोमेसी की अप्रोच है, ऑल दो पुराना रिवायती तरीका यही है और इससे क्या कुछ हासिल कर सकता है ईरान, ये एक बुनियादी नुक्ता है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम हाजिर हैं, एक फ़ोन कॉल करें हमें और सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान जो लोग उन्होंने भेजने थे वो ऐलान कर दिया था उन्होंने कि वो उनके दौरे मनसूख हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन पे जो अटैक हुआ है, सहाफ़ियों की तकरीब में वो शिरकत कर रहे थे, इस मौके पे कोशिश की गई उनको निशाना बनाने की। जो हमलावर है 31 साल ये हमलावर अमेरिका का ही बाशिंदा है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। उससे जो ख़त बरामद हुआ है उसमें ये लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे जो इल्ज़ामात हैं वो रेपिस्ट के भी हैं, एप्स्टीन फाइल के भी हैं, वो एक वजह बनी है। लेकिन ये हमला क्या एक बावले का वार है या वाक़तन कोई इंटरनेशनल साजिश भी हो सकती है? क्या इसमें कहीं इजराइल तो मुलव्वस नहीं है या कोई और सिलसिला तो नहीं है? ये बहुत से सवालात हैं, आज के प्रोग्राम में इन पर भी बात करेंगे। जो आलमी मार्केट है उसमें तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बाकी है, जारी है और इसकी वजह से जो मुआशी हालात हैं दुनिया भर में उसमें एक बेयकीनी भी मौजूद है। आज जो पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला किया गया है, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफ़ा कर दिया है और शरह सूद अब 11.5% हो चुकी है। पाकिस्तान के जो चैम्बर्स हैं, बिलखुसूस जो FPCCI है, उसने इस इजाफ़े को रिजेक्ट कर दिया है और कारोबार दुश्मनी करार दिया है। इसके असरात क्या होंगे? क्या दूसरे मानों में हुकूमत इस बात का एतराफ़ भी कर रही है कि महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, उसकी वजह क्या जंग ही है? और शरह सूद में इजाफ़े के साथ साथ IMF का वफ़द भी अब 8 तारीख को पहुँच रहा है पाकिस्तान। IMF की मज़ीद डिमांड्स क्या हैं? इन जंगी हालात का पाकिस्तान के आम लोगों की ज़िंदगी, कारोबार और मईशत पे क्या असर हो रहा है? आज के प्रोग्राम में इस पर कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में जमील अहमद खान साहब ज्वाइन करेंगे, मायनात सफारतकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। जमील साहब शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। सब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और ईरान की अब जो अप्रोच है शटल डिप्लोमेसी के ज़रिए ये आगे बढ़ रहे हैं, जो कलीदी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी नज़र में वो क्या हो सकते हैं? ईरान इससे क्या हासिल करना चाह रहा है? क्योंकि एक जानिब बज़ाहिर तो ताअत्तुल है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में, या बैकडोर जो चल रहा है उसी को कहीं वेट करवाने की कोशिश कर रहे ईरान पड़ोसियों से, या कोई और मकसद है? अब्बास साहब, मेरा ख़्याल है कि मुज़ाकरात में ताअत्तुल नहीं है। दो बदो मुज़ाकरात में आमने सामने बैठ कर जो बैठक होनी थी, मुज़ाकरात होने थे, वो सिलसिला शायद अब तर्क कर दिया गया है। और वो सदर ट्रंप के जो बयानात हैं उनसे भी यही झलकता है और उसकी जो वजह नज़र आती है वो ये है कि चूँकि जब दो फरीक आमने सामने बैठ जाते हैं तो तवक्कुआत बढ़ जाती हैं, दोनों अक़वाम की भी, मीडिया की भी, दूसरे जो फ़रीक होते हैं उनकी भी, और फिर तवक्को की जाती है कि अब ये मुज़ाकरात, ये बैठक का सिलसिला बंद ना हो और कोई नतीजा बरामद हो। तो लगता यूँ है कि तजवीज़ जिसकी भी है, पाकिस्तान की है, अमेरिका की है या ईरान की है, अब मुज़ाकरात का जो इनडायरेक्ट सिलसिला है वो शुरू हो गया है और वो इस तरह के
अभी जो मीडिया के ज़रिए हमें मालूम हो रहा है वो ये है कि ईरान ने अपनी तजावीज़, अमन तजावीज़ जिनको कहना चाहिए, वो पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं। ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान वो अमेरिका के हवाले करेगा और अमेरिका की जो तजावीज़ होंगी वो ईरान के हवाले होंगी, और फिर जब कोई इत्तेफाक राय की कैफियत पैदा हो जाएगी उसके बाद फिर ये फरीक बैठेंगे नोक पलक संवारने के लिए और दस्तखत करने के लिए, बज़ाहिर तो यूँ लग रहा है। और तक़वियत इस तरह मिलती है कि सदर ट्रंप पिछले हफ्ते तो यूँ सीख पा थे, आग बगोला थे, हर रोज़ एक बयान दागते थे, तबाह कर दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर। अब वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब वो पुरुमीद भी नज़र आते हैं और उनकी जो ख्वाहिश नज़र आती है कि पहले तो वो कहते हैं सरेंडर कर दें, मान लें सारा कुछ। एक तो उनको ये उम्मीद है कि उन्होंने जो नाकाबंदी ईरान की है वो मुअस्सर साबित हो रही है। उनका ख्याल यही है या अमरीकी हुकूमत का कि वो ईरान को मजबूर कर रही है कुछ ना कुछ मानने पर। एक तो उनकी वो है। दूसरा, उनको ये एहसास हुआ है कि ये मार धाड़ की पॉलिसी जो है इससे ख़ुद हमारी जो सुपर पावर का भरम है, जो साख है, वो मजरूह हो रही है कि एक सदर जो है अमेरिका का वो इस तरह का बयान देता है और जवाबन उससे भी सख्त किस्म का बयान ईरान की तरफ से आ जाता है, तो वो जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो ताकत का और गलबे का इजहार है, वो कंप्रोमाइज़ होता है किसी न किसी तरह। और तीसरा जो वजह नज़र आती है वो ये है कि सदर ट्रंप को ये एहसास होना शुरू हो गया है कि मुझे चूँकि इसराइल ने एक जंग में उलझाया जिसके नतीजे में अमेरिका के अवाम भी नाराज़ हैं मुझसे। यानी अभी जो न्यूज़ वीक का ताज़ा सर्वे आया है 55% अमेरिकी अवाम न्यूज़ वीक जैसे मोतबर साख वाले इदारे के सर्वे में वो सदर ट्रंप का मुआखज़ा चाहते हैं, इम्पीचमेंट चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी तादाद है 55% की कि वो चाहते हैं इम्पीचमेंट, और इनके हक़ में ग़ालिबन 30-35% लोग अब रह गए हैं। तो उसकी वजह, और फिर जो इत्तेहादियों का रवैया है, यूरोप तो अब खुलकर सामने आ गया है। वो तो अभी जो मैं देख रहा था जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने तो कहा ये तो समझ नहीं आई, ये कैलकुलेशन थी कि मिसकैलकुलेशन क्या है, मिसकैलकुलेशन है, आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, ना आपकी डिप्लोमेसी में कोई हिकमत अमली नज़र आती है, ना जंग में आपकी हिकमत अमली नज़र आता है। तो उसका भी शायद टीम ने सदर ट्रंप को एहसास दिलाया है कि भाईजान, बिरादर बुज़ुर्ग, आप ज़रा मेहरबानी करके अपनी ज़ुबान पर भी लगाम दें, अपनी सोशल मीडिया बयानात पर भी कंट्रोल करें और हमें भी आप खामखाना मरवा। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से अब जो इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी चल रही है। और एक और बात मैं कहता चलूँ वो ये है कि ईरान जो है एक ऐसे इलाकाई इत्तेहाद की तश्कील में मसरूफ़ नज़र आता है जो मुस्तक़बिल में इस जंग के ख़ात्मे के बाद इस खित्ते के अमन व अमान को और इस खित्ते के मफादात को आगे बढ़ाने में मददगार साबित। बिल्कुल। आज इरशाद साहब एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो 6 ममालिक हैं खित्ते के, पाकिस्तान ने ईरान को रसाई दी है कि ज़मीनी रास्ते के ज़रिए ईरान के साथ तिजारत भी कर सकता है। जमील अहमद खान साहब मायनाज और मोतबर नाम हैं सफारतकारी का, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में ईरान की शटल डिप्लोमेसी के पीछे क्या हिकमत अमली कार फरमा है? दो बातें हैं। शटल डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान कर रहा है, इनफैक्ट पाकिस्तान ने इस शटल डिप्लोमेसी को करने के अपने आप को काबिल बनाने के लिए पाकिस्तान ने पहले अपने फॉरेन पॉलिसी की ट्रिजेक्टरी को लेके गया है काफ़ी आगे। और पर्टिकुलरली मार्का हक के बाद पाकिस्तान का जो प्रोफाइल बढ़ा है दुनिया में, पर्टिकुलरली डिप्लोमेटिक अरेना में और अदरवाइज पॉलिटिकल ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसके बाद पाकिस्तान पर एक एतमाद की फिजा पैदा हुई है। और जब पाकिस्तान उस हैसियत में पहुंचा है तो ये शटल डिप्लोमेसी की जो आपने बात की है वो ज्यादा कारामद साबित हो रही है। अभी वो कैसे? पाकिस्तान की बात दुनिया के ज्यादातर ममालिक सुन रहे हैं, पाकिस्तान की बात जो खित्ते के तमाम ममालिक सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दो मुतहारिब ग्रुप यानी मुतहारिब कंट्रीज जिनकी आपस में जंग चल रही है वो भी सुन रहे हैं।
और इसकी वजह से हमारी ये शटल डिप्लोमेसी, अब तक अगर ये शटल डिप्लोमेसी ना होती तो जंग दोबारा शुरू हो जाती। तो इस शटल डिप्लोमेसी की वजह से एक तो पहली बात ये कि जंग दोबारा ना शुरू हुई। दूसरी बात ये है कि ये हचकोले जो आ रहे हैं कि बस अभी डील होने वाली है और फिर थोड़ी देर के बाद मामला दूसरे हो जाते हैं, तो इतने पेचीदा मसाइल में जो एक्सपेक्टेशन दुनिया की हो गई थी कि बहुत जल्दी मसला हल हो जाएगा, वो एक्सपेक्टेशन जरा दरअसल कबल वक्त थी। तो लिहाजा अब हम कहाँ खड़े हैं आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो ताज़ा तरीन ईरान ने अपनी मौक़िफ़ पेश किया है, जिसको कि पाकिस्तान ने यूएसए यानी अमेरिका तक पहुंचाया है, वो ये है कि ठीक है हम हरमुज़ खोल देते हैं और आप भी फिर हटा दें इसको ब्लॉकेट को वो आप भी हटा दें। शायद वो इतनी जल्दी अमेरिका इस बात पर राजी न भी हो, तो ये तुर्शी जो आई थी, ये जो इतनी तलखी जो आई थी, एक तो एक उसमें कुछ कमी क्योंकि ईरान ने एक अपनी लचक दिखलाई है। दूसरी चीज ये कि ये अब नए हुर्मुज़ की दूसरी साइड से जो ब्लॉकेट लगा हुआ है, वो खोलना एक लाजिम मलजूम चीज हो जाएगी। मुझे इल्म है कि अमेरिका में कुछ उनके कैबिनेट मेंबर्स ये कह रहे हैं कि नहीं इसको जारी रखें, ईरान जो है वो फाइनेंशियली बिल्कुल करप्ट हो जाएगा, फाइनेंशियली टूट फूट जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी। वही बात जो उन्होंने 28 फरवरी को नेतन्याहू ने जो उनको जिस तरीके से वॉर प्लान को एक्सप्लेन किया था, जो बाद में लीक भी हो गई बात अमेरिका में कि किस तरह उनको राजी किया था डोनाल्ड ट्रंप को, और जिसपे हिलरी क्लिंटन आज से बहुत पहले कह चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप हैज अ वेरी थिन स्किन एंड एनीवन कैन गेट ऑन दिस थिन स्किन एंड गेट इट डिसाइडेड। डॉक्टर साहब आप कहना ये चाहते हैं कि ब्लॉकेट जो है वो कामयाब रहा है, ट्रंप के साथी ऐसा समझ रहे हैं, और ईरान अब जो ब्लॉकेट अपना ख़त्म करने पर आया है हुर्मुज़ का, तो उसका नतीजा है, और इसी वजह से ट्रंप ये तवक्को कर रहे हैं कि बिलाखिर डायरेक्ट मुज़ाकरात में ईरान आएगा। तो आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, बेसिकली मैंने जो कि बता रहा था उसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ है बात, वैसे तकरीबन मिलती जुलती है जो आपने अपने ये ऑब्जर्वेशन दी है। वो मुख्तलिफ ये है कि मैंने आपसे जिस तरह भी चंद लम्हे पहले बताया कि ये उनके कैबिनेट के चंद मेंबर जैसे पीट हेस्केट टाइप जो हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसी तरीके जो उस लॉबी के इजराइल लॉबी के कुछ अफराद जो व्हाइट हाउस में हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ये नाकाबंदी कुछ अरसे जारी रहेगी तो ईरान टूट फूट का शिकार हो जाएगा। लेकिन सेनर एलिमेंट उसमें जिस तरह के मार्को रूबियो है जो आजकल ज्यादा आपको नजर भी नहीं आ रहे हैं, जेडी वैंस हैं, और उनके इर्द गिर्द काफी और ऐसे लोग हैं जो कहने के नहीं, ईरान में कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, ईरान कैन एंडोवर द पेन मच लॉन्गर फॉर मच लॉन्गर टाइम देन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो जो एक बता रहे हैं, तो इससे अच्छा फिर हर दिन बहुत भारी पड़ रहा है अमेरिका के लिए भी। देखिए, ईरान तो कुछ दिन काफी महीनों तक और बर्दाश्त कर जाएगा इसको। मुझे पता है कि ईरान का तकरीबन 65% तेल, 20% दूसरे एक्सपोर्ट्स, उन पे बिल्कुल कदगन लग गई है ब्लॉकेट की वजह से, और कुएं अगर जब तक तेल नहीं निकलता रहे तो कुएं उसमें खराबी पैदा होती है। आप कहेंगे तो टेक्निकल खराबी आगे जाके मैं बता दूंगा, लेकिन उसकी वजह से ईरान को ये तकलीफ है वो। लेकिन तकलीफ ईरान में तकलीफ बर्दाश्त करने का मादा ज्यादा है बनिस्बत अमेरिका के। तो लिहाजा अमेरिका की क्या तकलीफ है, 1 2 3 करके बताया था। नंबर 1, अमेरिका पॉलिटिकल कॉस्ट इज मच हायर देन दी इकोनॉमिक कॉस्ट। हालांकि इकोनॉमिक कॉस्ट गरीब की जेब पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। $4 से ज्यादा का पर गैलन, जो पिछले 2008 के बाद पहली दफा इतनी महंगाई वाला सिलसिला हुआ है रिसेशन के बाद, लोगों की चीखें निकल गई, पे चेक टू पे चेक, दहाड़ीदार वहां लोग ज्यादा हैं। एक तो ये, दूसरी चीज उनके वोटर सपोर्टर्स में उनकी मजीद रेटिंग डाउन बतदरीज होती जा रही है, और जो अब तकरीबन 35-37% के करीब रह गई है 51% से, तो वो उनकी एक दूसरी। तीसरी चीज ये कि हमेशा ये हुआ है अमेरिका में कि जब भी ऑयल की कीमत 110 से ऊपर हुई है, अभी तो 110 नहीं हुई है, लेकिन अगर ये तलखी ज्यादा बढ़ती गई तो हो जाएगी, पहले हुई थी फिर वापस आई है, तो वो उसमें अमेरिका की उस वक्त की हुकूमत वक्त की पार्टी 20 से 24 सीटें हार जाती हैं। ये उनका अपना सर्वे है।
अगर वो 20 से 24 सीटें इस वक्त अगर रिपब्लिकन हार जाती है तो ऐसी सूरत में वो लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में सबकत खत्म हो जाती है। और फिर जो जिस तरह आप देख रहे हैं कि डेली खबरें आ रही हैं और कांग्रेसमैन भी कह रहे हैं कि हम तो इम्पीचमेंट को इन्वोक कर देंगे, 25th अमेंडमेंट इन्वोक कर देंगे, तो कौन सा सदर चाहेगा कि वो उस नहज पर पहुंच जाए? कौन सी पार्टी चाहेगी, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट, कि ऐसी सूरत हाल में वो उसको रिकवरी ना करे? क्योंकि ये तो एक धब्बा लग जाएगा उस पार्टी पर और आने वाले इलेक्शनों में भी उनको दुश्वारी होगी। तो लिहाजा ये प्रेशर है। सही है। ये जो जमील साहब, अब हमें नज़र आ रहा है पिछले 3-4 दिन के बयानात में सदर ट्रंप के लहजे में वो तलखी नज़र नहीं आती जो पिछले हफ्ते नज़र आ रही थी, मार देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि जी एक कॉल करें और मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। तो क्या जब चाहे कॉल करें, हाँ जब चाहें, जब तो चाहे कॉल करें। मतलब ये है कि अब ट्रंप की सिर्फ ये ख्वाहिश है कि कोई ईरानी मुझे कॉल कर दे ताकि मेरी मूछ जो है वो नीचे ना हो। तो क्या ऐसा है कि ईरान नहीं, एक सवाल ख़त्म, क्या ईरान और अमेरिका में ऐसा हो सकता है कि किसी मीडिएशन के बगैर डायरेक्ट मुज़ाकरात हो जाएं तेहरान या वाशिंगटन में? वो स्टेज नहीं आई है, आगे जाके आ भी सकती है। वो स्टेज अभी आई नहीं है। अभी तो राहें हमवार होंगी, वो CBM होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो मीडिएटर पाकिस्तान कर रहा है। जब वो स्टेज पर बात आएगी, अभी आती हुई नजर नहीं आ रही है, तो उस स्टेज पर 1-on-1 और आखिर में तो 1-on-1 होना है। अल्टीमेटली डील साइन हो जाए, डील साइन होगा तो फिर क्या उनको मुराद 15 पॉइंट्स में लिखा क्या हुआ है? आखिरी 4 पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि हम आपकी उसकी जो सैंक्शंस हैं उसको हम रिलैक्स करेंगे, हम आपके फ्रोजन उसको एसेट्स को हम रिलीज करेंगे, फिर हम आपके जो एटमी बिजली घरों के लिए जो उसके लिए हैवी वाटर है, यानी कि हम उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है अब यूरेनियम की वो हम प्रोवाइड कर देंगे, उसको मजीद चलाने में हम मदद कर देंगे। तो अमेरिका ने आखिरी जो 4 पॉइंट्स दिए वो तो मदद के वाली 4 पॉइंट है, और पहले 6 पॉइंट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम के बारे में है। तो लिहाजा यूरेनियम का जो एनरिचमेंट का मामला इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में बैठे हुए राक्टी साहब, उनकी यही गुफ्तगू चल रही होगी कि ये जो हम 60% का 450 केजी अमेरिका को नहीं देना चाहते, IAEA को नहीं देना चाहते, इन पर हमें एतबार नहीं है। ये ज्यादातर अमेरिकन इंस्पेक्टर है। डॉक्टर साहब, यही क्वेश्चन था कि एक तो इस वक्त जो ईरान की, शुरू में भी हम जानना चाह रहे थे कि ईरान ने अपनी अप्रोच बदली और अब शटल डिप्लोमेसी का सहारा लिया, शायद वो पाकिस्तान की भी जो अप्रोच है उससे वो इम्प्रेस हुए हों। बुनियादी तौर पे ईरान जो इस वक्त पड़ोसी ममालिक को और ख़ित्ते के ममालिक के दौरे कर रहे हैं इराक़ची साहब, उसका पर्पज़ क्या है? क्या वो ये यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम की कोई सेटलमेंट करना चाह रहे हैं या आबनाए हुर्मुज़ पे जो उनका कंट्रोल है उसको तस्लीम करवाने के लिए कोशिश हैं? रशिया में तो एनरिचमेंट यूरेनियम के हवाले से, और जाहिर है रशिया उनका बहुत पुराना दोस्त है, वो रशिया परमानेंट मेंबर है, रशिया एक काफ़ी पावरफुल मुल्क है, तो वो उनसे पुराने दोस्त हैं, उनसे मशवरा करने के लिए। लेकिन असल एनरिचमेंट का मामला है, बाकी तो ज़िमनी बातें होती हैं। जहाँ तक ओमान का ताल्लुक है, वो यूनाइटेड नेशंस हाई सीज के मुताबिक जो उनके लॉज हैं उसमें 24 नंबर आर्टिकल है, उसके मुताबिक ओमान का भी हक होता है और ईरान का भी हक होता है आबनाए हुर्मुज़ पर। लिहाजा वो एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए उन्होंने बात कर चुके हैं ईरान इस बारे में कि हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, आंदा आबनाए हुर्मुज़ पे हम टॉल भी इम्पोज करेंगे। तो उसके लिए इंटरनेशनल कानून मौजूद है। दुनिया ने कोई 40 ममालिक ने पिछले एक हफ्ते में 2 दफा बैठक लगाई है, एक यूके में और एक एथेंस में, और बैठक लगा के उन्होंने यही सोचा है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, लेकिन टॉल नहीं होना चाहिए। उस पर नेगोशिएट तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हो सकता है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। ईरान को टॉल की अगर जरूरत ना भी हो, टॉल से उनको $80 बिलियन साल का मिलता है। अगर उनके ऊपर सैंक्शन रिलैक्स हो जाए तो 80 बिलियन से कहीं ज्यादा वो कमा सकते हैं। तो लिहाजा मेरी कैलकुलेशन में, मेरे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन में, ये 80 बिलियन से ज्यादा उनके लिए जरूरी है कि अपने सैंक्शंस खत्म करवाएं वो।
और उसमें कुछ लो और कुछ दो के मामले में। तो यस, ओमान का विजिट इस हवाले से है कि ओमान उनका बड़ा एक कॉन्फिडेंट दोस्त है। जब मैं सफीर था यूएई में, तो ओमानी एम्बेसडर और ईरानी एम्बेसडर वो हर मौक़िफ़ में एक साथ होते थे। जो बात वो नहीं कह सकते थे जीसीसी कंट्रीज को, वो अक्सर मुझे कह दिया करते थे कि आप किस तरह ये पहुंचा दें। तो मैं उस वक्त भी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान दोनों कंट्री के बहुत सारे मौक़िफ़ को अपने अंदाज में मैं पेश कर देता था जीसीसी कंट्रीज को। तो वो उनकी ये दोस्ती है। जीसीसी कंट्रीज को डायरेक्ट क्यों नहीं करना चाहते थे कि वो अपने ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहते थे। डॉक्टर साहब, वाशिंगटन में भी तो हम उनके मफादात का, उनके सफारती जो मामलात हैं हम ही देखते हैं, तो जाहिर बात है हम पर एतमाद तो ईरान का हमेशा रहा है। जी हाँ, हमने उनको स्पेस दी हुई है। हम उनकी जितनी भी डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है उसको हम अब तक देख रहे हैं। उनकी कम्युनिकेशन हमने बरकरार रखी हुई है। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है। जब मोरक्को पे बुरा वक्त आया था उस वक्त हमने कराची में उनको ऑफिस दिया था। जब अल्जीरिया में आया था हमने उनको पासपोर्ट इशू किए थे। तो हमने तो बहुत सारे मुल्कों की बहुत मर्तबा मदद की है। ये हमारे डीएनए में शामिल है। बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हम देख लें, चाइना अमेरिका को देख लें, जेनीवा एक्कॉर्ड को देख लें, रशिया अफगानिस्तान। तीनूस के हबीब बुर्कीबा जो थे वो हमारे पासपोर्ट पर सफर करते थे। एग्जैक्टली और उनको पासपोर्ट दिया था हमने अपना। सही है। अच्छा, ये फ्रांस ने ब्लॉक किया था। हाँ डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त जो आर्जी जंगबंदी चल रही है, आप समझते हैं अब ये मुस्तकिल हो जाएगी या कोई जंग का चांस अभी भी मौजूद है? नहीं, जंग का चांस तो इसलिए मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी वो इसका फैसला इस दफा कराना चाहते हैं। वो जिस दलदल में फंस गए हैं, अगर वो फैसला नहीं करा सकते, और मैं उसको आपको चांसेस बता देता हूँ किस चीज की कितने चांसेस हैं। अच्छा, वो उसका फैसला नहीं कराते हैं तो उसका इम्पैक्ट उनको आने वाली सियासत में हमेशा पड़ेगा और ये इलेक्शन हार जाएंगे वो, मिड टर्म का भी और अगला भी। तो उनको इस चीज का इदराक है। ये उनके अखबारात कह रहे हैं, ये उनके रेटिंग कह रही है, ये उनकी मीडिया कह रही है, ये उनके सेनेटर्स और उनके कांग्रेसमैन कह रहे हैं। तो लिहाजा उनको इस चीज का इदराक है, उनको इस चीज का इदराक है बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ उनकी मजबूरी है कि इस डील को जितनी जल्दी थोड़ा बहुत उसको, क्योंकि नेतन्याहू का फैक्टर हम भूल रहे हैं। वो फैक्टर ये है कि इनरिचमेंट वाला मामला जब तक के उसको, जिस पे कि ईरान काफी हद तक राजी हो गया था जब ओमान ने उसकी मीडिएशन की थी, तो उसने उस लेवल पे ला के ईरान उसको ब्रेक थ्रू कर देगा। अच्छा, अगर ये नहीं होता है, फर्ज करने पासदारान किसी लिहाज से अपनी सियासी कायदीन के से इख्तलाफ रखती हैं, जैसे कुछ खबरें भी आई थी पहले, और वैसे तो बड़े दाना लोग हैं, इस चीज को अपने इंटरेस्ट को समझते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में कोई जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने आर्म्स एमुनेशन जो उन्होंने खर्च किया है पिछली जंग में, वो चाहते हैं कि उसको दोबारा वो आर्म्स एमुनेशन भर रहे हैं दोबारा उन डिपोज में अपने नजदीक मिडिल ईस्ट में। और फिर वो तीसरा बहरी बेड़ा भी ले आए हैं जो 2003 के बाद कभी नहीं लेके आए थे। अब तीसरा भी आ गया है। इसका मतलब एक तरफ उनकी जो 15-20% जो एक तैयारी है कि अगर बिल्कुल ही आपे से बात बाहर हो गई और ईरान ने कहीं किसी लिहाज से बिल्कुल अपना हरमस न खोला, दुनिया कहत के तरफ जाने लगे, तो इल्जाम अमेरिका पे आएगा, तो फिर ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि उनको पता है कि इस दलदल में गए अगर ताकत का, तो उनको सैकड़ों के हिसाब से बॉडी बैग उठानी पड़ेगी। इसीलिए उनके कमांडर्स को दर्जन के करीब सैक हो गए हैं, रिटायर कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। इसी तरह उनके स्टेट डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग जो इस किस्म की बातें उनको बताते हैं व्हाइट हाउस को, तो उनके साथ उनकी कोई अच्छी वो रैपो नहीं होता है। ये फरमाए कि ये जो रूस का दौरा है ये सिर्फ इनरिच के इशू है या मुमकिन जंग की सूरत में जो 400 है उनका सिस्टम वो लेने की भी कोशिश हो सकती है, और कुछ हथियारों के बारे में भी रूस से मदद मिल सकती है ईरान को? रूस का और ईरान का इसमें वो है मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। तो रूस और ईरान और रूस को तो रिप्लेनिश करना है, और उसके ऊपर कोई उनकी कोई ये नहीं है, उनकी कोई इसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है कि रूस उनको हथियार नहीं दे सकता है या उनको इससे पुर्जे नहीं दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। 2003 में सैंक्शन उठा ली गई थी। तो लिहाजा यस, ये दैट इज, लेकिन देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। इस वक्त मेजर फैक्टर जो हमने डिस्कस किया है वो जो 450 किलो
जो इनरिच मटेरियल है वो मेजर फैक्टर है। अदर माइनर फैक्टर्स आर ऑफ कोर्स दे नीड सम ऑफ द कंपोनेंट्स। जो उनके सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उसमें चाइनीज कंपोनेंट के अलावा उन्हें जो S-400 है उसमें जाहिर है रशिया से की मावनत चाहिए। उनको जो 450 किलोग्राम और जो उनके फोर्डो है वो कोई 180 रशियन उधर हैं। उसकी बात तो बहुत सारे मल्टीपल फिर दोस्त है ना, जैसे हम चाइना से मशवरा कर रहे होते हैं, अभी भी हम डॉक्टर साहब ये फरमाएं, मशवरा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये आपकी रीडिंग क्या है? मुख्तलिफ हम खबरें सुनते हैं इस वक्त, जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत है या सिस्टम है उसके अंदर दरारें ज़्यादा हैं, इख्तलाफात ज़्यादा हैं, या जो सिस्टम ईरान का है पासदारान इनकलाब और पोलिटिकल अनासर जो है उनके दरमियान ज़्यादा दरारें और ज़्यादा इख्तलाफात नज़र आते हैं आपको? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो सतही तौर पर अगर देखा जाए तो ईरान में ज्यादा दरारें बाकी हो रही हैं, ठीक है। जिस मुल्क में इतनी ज्यादा टूट फूट हो, जिनके कोई 50 के करीब अकाबरीन जो है जहाँ बहक हो जाएं, उनको फना कर दिया जाए, शहीद हो जाएं, तो वहाँ कुछ ना कुछ गैप आ जाता है, ये नेचुरल सी बात है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि उनका जो एक निज़ाम उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, मैं कल भी ईरान में बात कर रहा था, उसमें उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उन्होंने इंडिपेंडेंस दे दी है। उसका एडवांटेज अपनी जगह, लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी है। देखिए, जब वो टॉप से कोई फैसला होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला कहता है कि नहीं ये मेरी पासदारान की आन शान और जान के खिलाफ है, वो एक गोला फायर कर देता है, तो सारे का सारा तो कहने का मकसद ये है कि ईरान में अगर आप उसको तराजू के पलड़े में रखें और देखें कि जहां डिफरेंसेस कहां ज्यादा हैं, तो एक कुदरती अमर है ऐसे हालात में दरारें और कुछ फ्रिक्शंस हो सकती है जो ईरान में ज्यादा। अमेरिका एक स्ट्रक्चर्ड मुल्क है, ये हमें मानना पड़ेगा। ये तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स ने उनका ज्यादा एक रेटिंग खराब की है, और फिर जंग में उन्होंने क्योंकि बगैर मशवरे के, बगैर कंसल्टेशन के, यूरोपियन यूनियन क्यों नहीं उनके साथ आ रही है, उनके साथ नेटो क्यों नहीं आ रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा है कि उन्होंने किसी मशवरा ही नहीं किया। ठीक है, उनके पास प्रेसिडेंशियल पावर थे, आर्टिकल 2 की पावर उन्होंने इस्तेमाल की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसको इस्तेमाल करते हुए वार एक्ट 1973 का उन्होंने अप्लाई किया है, जिसका रेजोल्यूशन 1543 है। 1543 के मुताबिक जो है वो ऑटोमेटिकली जा सकते हैं जंग में, लेकिन 48 घंटे में उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कांग्रेस और सेनेट को। जमील साहब, लास्ट क्वेश्चन, ये जो जिस तरह सारी पिक्चर अनफोल्ड हो रही है, मिड ऑफ मई प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन का दौरा करना है, तो ये टाइमलाइन अगर क्लोज टू हिज विजिट टू चीन है, अगर वहाँ उसके करीब जाके कोई मुआहदा होता और डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास एक मौका हो, अगेन वो कोई ऐसी स्पीच करें कि वो अमन के दाई हैं, क्या ये भी कोई स्ट्रेटजी हो सकती है? आपका सफारती तजुर्बा और अमेरिका की अप्रोच क्या कहती है? He would try his best कि जी 14-15 से पहले, बल्कि उससे बहुत पहले इसको फाइनलाइज करके जाए, क्योंकि वरना चीन जाने का उनका फायदा नहीं है। जो वो गोल्स लेके जा रहे हैं, जो अहदाफ लेके जा रहे हैं चीन में, उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो कैंसिल ही हो जाएगा। अगर ये मामला और भड़क पड़ा तो मीटिंग फिर हो नहीं सकेगी मेरे अपने तजिए के मुताबिक, क्योंकि फिर जो अहदाफ हैं वही जीरो हो जाएंगे। फिर एक तलखी के साथ कोई हेड ऑफ स्टेट किसी दूसरे हेड ऑफ स्टेट के घर में नहीं जाता है, बहुत ज्यादा अगर तलखी उसके पास हो जाए तो। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उससे पहले ये चीज चलो। जी, बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से डेमोक्रेट लीडर ताहिर जावेद साहब। ताहिर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ताहिर साहब, ये प्रेसिडेंट ट्रंप पे जो हमले की कोशिश है, अमरीकी अवाम क्या समझते हैं कि ये वाक़तन एक ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब शख्स का इनफरादी अमल है या इसके पीछे कोई साजिश भी है? मेरा ख्याल है कि पूरी जो इसके ऊपर कोई इतना इशू क्रिएट इसलिए भी नहीं हुआ कि ये बहुत बड़ा इशू हो जाता अगर वो बंदा इस तरह इनको पकड़ा नहीं जाता, और यानी उसकी जैसे लास्ट टाइम उसको मार दिया गया था और फिर पता नहीं था किसने भेजा। तो इसके अंदर अभी तक तो इसमें कोई ऐसा वो कहते नहीं कि आंसर नज़र नहीं आया। यही लग रहा है कि ये इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन है, और इसको लोगों ने भी कुछ इसी तरह ही फ़िलहाल वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी यहाँ पे अमेरिका में एक चीज़ आपको बताऊँ कि जब वो पकड़ा गया बंदा और उसको सबको पता है कि अब चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी, तो इसलिए कोई भी इसमें ऐसा कोई रूमर्स या दूसरा चीज़ें नहीं निकल के आई। और दूसरा इसको मेरे ख्याल कोई हाइप
भी शायद ना बहुत ज़्यादा मिल सके, अदर देन प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ऊपर ख़ुद ही बोल रहे हैं कि जी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हूँ इसलिए मुझे असैसिनेट किया जाने की कोशिश की जा रही है। अब ऑब्वियसली इफेक्टिव तो हैं, लेकिन इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है इसका भी मसला है ना। तो एक कॉमन आदमी पे जब इफेक्ट होगा तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकलेगी ना। वो जिसके घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, जो बंदा देख रहा है कि जी मैं मेरे अपने इलाज के लिए पैसे कम किए जा रहे हैं, मेरी तनख्वाहें बढ़ाने की बात होती है तो उसके ऊपर वो बात कोई नहीं सुन रहा, और जब खर्चा है तो वो बढ़ता चला जा रहा। तो ये इसको मैं समझता प्रेसिडेंट साहब को इस एंगल से लेना चाहिए कि मैंने फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर लिया कंट्री के अंदर और मुझे उसका इलाज चाहिए, बजाय इसके कि मैं को बहुत इफेक्टिव काम कर रहा हूँ और मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। गुड थिंग कि बंदा इनके पास है और चीज़ें निकल आएंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आप मेरे ख्याल में ये एक ज़हनी यानी दो चीज़ें हैं लाजमी इसमें। एक तो ये कि गन जो है उसके ऊपर रेगुलेशंस होनी चाहिए, जो हमेशा से रिपब्लिकन इसकी मुखालफत करते रहे हैं। और कोई भी शख्स, आपको आइडिया नहीं है, पाकिस्तान में गन खरीदना मुश्किल है, शायद अफगानिस्तान में भी मुश्किल हो अमेरिका से। अमेरिका में आपके पास सिर्फ पैसे होने चाहिए और जाके गन ले सकते हैं, दैट इज़ इट। कोई चेक बैलेंस कुछ भी नहीं है। और अगर आप आईडी दिखा दें तो आप ऑटोमेटिक वेपन घर लेके जा सकते हैं, जिससे आप लिटरली आप यानी जहाज़ को या हेलीकॉप्टर को भी शूट कर सकते हैं। तो ये अमेरिका के अंदर तो वेपन खरीदना को बहुत बड़ा इशू नहीं है। पहली बात वो तो वाशिंगटन में हमें लोग बताते हैं, जब हम जाना हुआ तो वो कि जी देखें एक पुल पार करते हैं, उधर जो है बिल्कुल इजाज़त है और हमारे यहाँ पाबंदी, और वो वहाँ से खरीद के जो भी आप इस्तेमाल करते फिर कोई रोकने वाला नहीं है। Absolutely. लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो वहाँ एक बात कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी सामने आई कि चूँकि ट्रंप की और रिपब्लिकन की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है, 34-35 पे आ गई है, तो पॉपुलैरिटी गेन करने का भी एक तरीका हो सकता है। ऐसी भी कोई बात वहाँ है, हो सकती है, मुमकिन है? लेकिन ये मुमकिनात में से एक चीज़ है, लेकिन फिर अगर ये प्लांट होता ना किसी ने किया हो तो फिर इसको मार देते, फिर तो वो किस्सा ख़त्म हो जाता है ना। तो इसलिए लगता नहीं है कि ये कोई प्लांट है। आई मीन बोलने को तो देखने जब तक चीज़ प्रॉपर वापस नहीं आती तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन किसी जो भी बोलना, जैसे वो पिछले दफ़ा जब इनके ऊपर इलेक्शन के दौरान हुआ था तो उसके अंदर लग रहा था कि ये प्लांटेड है, और यानी लेकिन बहरहाल उस पर भी बहुत सारी राय थी कि उसके ऊपर तो आज तक रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा, आपने ये भी एक देखे ना, इसकी रिपोर्ट कब आएगी? इसकी रिपोर्ट आई 40-50 साल के बाद मेरे ख्याल। और ये जो पहले वाला हम तो उसकी वेट कर रहे हैं अभी तक। नहीं, कमेटी बना दी है उन्होंने, कमेटी बना दी है। मैं कहता कमेटी बनाएंगे, उसके बाद कमीशन बनाएंगे। ये बस वही जो दुनिया में हर जगह होता है ना, कमीशन और कमेटियां उसी पे बनती है ना जिसको छुपाना होता है। जो चीज़ देनी होती है तो देखें ना, 4 दिन के बाद लेके आए, उसमें क्या FBI का एक एजेंट उसको सामने बैठेगा, उससे सारी चीज़ें पूछ के आ जाएगा। या अगर वो मेंटली अपसेट है तो बता दें कौम को वो मेंटली अपसेट है। अच्छा, वो भी बताना सरदर्द है, क्योंकि इन्होंने भी पैसे काटे हैं, इन्होंने जो इन जनरल हेल्थ केयर के पैसे काटे हैं इस वक्त। तो यानी जो भी ये मैं सोच रहा हूँ क्या लाएंगे, उसको मेंटल कैपेसिटी लाएंगे तो प्रॉब्लम है, गन उसने कहाँ से खरीदी थी तो प्रॉब्लम है, और यानी देयर इज नो वे दे कैन जस्टिफाई। अच्छा तासिफ, ये बताएं कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ माशी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, समाजी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात नहीं होते, बरसों बाद होते हैं। अमेरिका में ये आम होता है, किसी स्कूल में जाके बंदे मार दिए, किसी शॉप पे जाके हमला कर दिया, किसी सड़क पे हो गया, सदर पे हो गया। ये वहाँ फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा क्यों है? अच्छा, पहली बात तो फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। फिर ये एक जेनेटिक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप यहाँ पे कोई आफत आती है ना जी, बल्कि जो आफत पाकिस्तान में हर साल ही आ जाती है, फ्लड की सूरत में आ गई या अभी जल्जला आ गया ना, इस तरह की आफत यहाँ हमने जब आते हुए देखते हैं ना तो लोग उसमें सुसाइड करते हैं। पाकिस्तान में आप किसी आफत में किसी को सुसाइड नहीं करते हुए देखते। तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। फिर दूसरी चीज़ है कि इतने सालों की जो एक लाइफ, इजी लाइफ के अंदर यकदम एक को मामला आता है ना तो लोगों की बर्दाश्त, इसलिए ये कहते हैं ना कि ये जो लोगों की बैक पॉकेट के ऊपर आप इतना रैपिड असर करते हैं तो उनको आप जहनी मरीज बना देते हैं, क्योंकि इनको आदत नहीं है। यहाँ पे देखें, आप एसी के बगैर यहाँ पे किसी को 2 दिन रुकने के लिए बोले, वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यानी गर्म इलाकों के अंदर। इसी तरह दूसरी जगह आपको ठंड वाले इलाके में, तो ये वेदर की
की जो तपिश है जिसके अंदर आप समझे कि पाकिस्तान से अगर मुकाबला करते हैं, पाकिस्तान की तो 3-4% या 5% आबादी के पास वो क्लाइमेट कंट्रोल वाले घर होंगे, बाकी तो लोग ऐसे ही रहते हैं। यहाँ तो ये नामुमकिनात में से कुछ लोग हैं आज भी, लेकिन वो बहुत डीप डाउन इन द कंट्री जो वो नेचुरल तरीके से उनकी तो परसेंटेज इसमें ताहिर साहब, ये पहली बात। आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। जी। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें तो क्लियर हैं, जैसा आपने गन लॉ की बात की है, पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है। इसी तरह आईने पाकिस्तान में क्लियर है कि शहरी जो है वो गन नहीं उठा सकता। फिर एक पूरा कंसेंसस है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी भी झेली है और उसकी भी इजाज़त नहीं है पाकिस्तान का, तो इस पर पूरा एक मौक़िफ़ है। अमेरिका में पब्लिकली जो है ये जो गन उठाना है, गन रखना है, कानूनी तौर पे इसकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो तो आपने बता दी है, लेकिन अवाम जो हैं वो इस पे क्या राय रखते हैं? क्या वहाँ फैशन की तरह है या इजाज़त है तो सब रख लेते हैं और फिर उसके इस्तेमाल जो है उसकी कोई ट्रेनिंग, कोई तरीक़ाकार है? हाँ, ये जो गन लॉबी है ना जी, यहाँ पे नेशनल राइफल एसोसिएशन, उसने इतना पैसा कमाया है इस मुल्क के अंदर। दे आर जो APEC के बाद दूसरे नंबर का पैसा इनके पास है। दिस इज द सेकंड मोस्ट इफेक्टिव एंड लार्जेस्ट लॉबी, जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है। अच्छा, इन्होंने एक माइंड बना दिया है यहाँ पे लोगों का कि अच्छा, दूसरी बात है गन रखना कानूनन इनका राइट है, हर बंदे का राइट है अपनी गन रखना। ये भी कल्चर का एक हिस्सा है ना, जैसे आप कबायली इलाकों में पाकिस्तान में गन रखना उनके कल्चर का हिस्सा था, यहाँ पे ये पूरे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है, बल्कि बड़ी सालों साल से। टाइम के सॉरी, आपकी बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, टाइम की कमी है। ये फरमाएं कि हमें ये ईरान जंग पे आ जाते हैं, ये मौजूदा जंगबंदी जो है ये बरकरार रहेगी आपके ख्याल में, या ये टूट भी सकती है? दोबारा जंग का कोई इम्कान वाशिंगटन में महसूस किया जा रहा है? हाँ, एक लाइन में पिछले टॉपिक पे जरूर बोलूंगा कि JD Vance पाकिस्तान से होके चले गए और कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, और यहाँ पे वही JD Vance और प्रेसिडेंट अंदर बैठे और गन वाला था। तो वन शुड यानी इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो अमेरिका की इंटेलिजेंस सर्विस से बेहतर काम कर रही हैं। अब आप आ जाते हैं इसके ऊपर, जंग के ऊपर। प्रेसिडेंट साहब तो इस जंग को आप लटकाने के चक्कर में, प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने जब इसके ऊपर दिया ही नहीं है ना, कोई डेट नहीं दी। आपने जब फैसला करना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो आप उसके ऊपर गोल और टाइम सेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे गोल भी लूज है और टाइम तो है ही नहीं ना। आप अब मेरे ख्याल 4 साल भी करते रहे डिस्कशन, तो करते रहे। अब प्रॉब्लम ये है ना, ईरान को इसके ऊपर जल्दी नज़र आ रही है। ईरान को जल्दी इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से है, क्योंकि उनका भी तेल रुक गया बाकियों के साथ साथ। लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा जो होगी ना जल्दी, वो कतर, बहरीन और इसको अपना UAE को। जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक है, जो सेकंड लार्जेस्ट, जो बेसिकली लार्जेस्ट अलाइव जो US का, उन्होंने तो अपनी पाइपलाइन को प्रीटी मच 30 डेज के बाद वो इन्हिसार भी नहीं कर रहे होंगे इस साइड से। तो वो तो दूसरी तरफ यकीन करें, यहाँ से सैकड़ों जहाज रोजाना फ्लाई कर रहे हैं जो उनकी उस पाइपलाइन को के लिए रिपेयर मेंटेनेंस के लिए सामान भेज रहे हैं। तो वो तो रैपिडली अपना मामला ठीक कर रहे हैं, जो दूसरी तरफ से ले जाएंगे। तो पीछे मुझे लग ये रहा है कि ये जो जल्दी वाला, ये टाइम गेन करके ईरान का मसला हल करना चाहते हैं और इसको लटकाना चाहते हैं, ताकि कोई दरमियान में ये इलेक्शन, मुझे तो ये यहाँ तक डाउट है कि इलेक्शन के बाद तक खींच के लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जिसमें आप प्राइसेस ऑफ गैस को थोड़ा नीचे कर लें और आप वार के अंदर रहें भी, दोनों सूरतों में आपको वोट गेन करने के लिए डायलॉग मिल जाते हैं। अगर ये वार ख़त्म होती है तो अमेरिका जो वहाँ से लेकर के आएगा अपना जो एक रेजोल्यूशन लेके आएगा, वो इतना ज़्यादा इनको सेल करने वाला नहीं होगा। उसके अंदर इनको ना तो ये न्यूक्लियर लेके आएंगे, मैं सीधी बात बताऊं, अगर ये जल्दी में कोई चीज़ उठा के लाते हैं, और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हार्मोस के ऊपर ईरान अपना टॉल लगा देगा, जो भी चोट थोड़ा काम, उसमें ज़्यादा ये है कि उसको कम करा लेंगे मैक्सिमम, या कुछ और कंट्रीज़ को ऐड कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद एक नई, यानी आप समझ लेना कि मैं तो इसको नाम दूंगा नई बदमाशी वाटर के ऊपर शुरू हो जाएगी, जो यहाँ से शुरू होकर फिर पता नहीं किधर जाएगी वो। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो बात न्यूज़ वीक का जो सर्वे है कि जी 55% लोग जो हैं अमेरिकी सदर ट्रंप का मुआवजा चाहते हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन से पहले मुआवजा हो सकता है या इलेक्शन के बाद होगा? नहीं, इलेक्शन से पहले तो होना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास जो वोट ही नहीं है ना। रिपब्लिकन तो जुड़े हुए हैं, एक रिपब्लिकन जो है कांग्रेस में
और एक रिपब्लिकन सेनेट में अभी तक टूटा है इनसे, बाकी तो कोई नहीं निकला ना। चाहिए कितने, हमें 12 चाहिए उधर अपना सेनेट के अंदर, और मेरे ख्याल 12 ही चाहिए कांग्रेस के अंदर मुहाफ़िज़त के लिए। लेकिन इम्पीचमेंट तो पहले नहीं होती नजर आती, सीधी बात आपको बताऊं। बाद में भी उसी सूरत में नजर आएगी। देखें बाद में भी बहुत मुश्किल है, बातें हम जितनी मर्जी कर लें, बाद में आप हाउस से इसको अप्रूव कर लेंगे, लेकिन सेनेट में जाके फिर बड़ा मुमकिन नहीं है। सेनेट में मैक्सिमम अगर डेमोक्रेट जीतेंगे तो वो ये 50-50 हो जाएगा, वो भी बहुत लॉन्ग शॉट है। एंड ऑफ द डे ये जनाब हमें बर्दाश्त करना है, नवंबर के बाद 2 साल और इन्हीं को। और ये ज़रूर है कि जब हाउस के अंदर आपकी मेजॉरिटी हो जाएगी तो आप बहुत सारे बिलों को रोक दोगे, फिर आप इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ऊपर भी तो मामला थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है ताहिर साहब, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। आपका ताहिर जावेद साहब, इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।